चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। चलिए साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवहन तंत्र। परिवहन परिवहन तंत्र। देखिए, हम लोग यह बात तो पहले ही जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो शरीर की सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वह होती है सेल। क्या है? ये जो सेल्स हैं यह मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू। ये किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। और कई टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। किसका? ऑर्गन। ऑर्गन्स बनता है और कई ऑर्गन्स मिलते हैं तब हमारा एक क्या बनता है? सिस्टम बनता है। क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है और कई सिस्टम मिलते हैं तब हमारा बॉडी बनता है। ये बात तो आप पहले से ही जान चुके हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं। इसे बताने का मकसद था हमारा सिस्टम तक पहुंचने का। तो ये आप जान गए, सेल्स से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ऑर्गन से सिस्टम्स बनते हैं और तब हमारी एक बॉडी तैयार होती है। तो हमें इसी एक सिस्टम के बारे में जानना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर यह सिस्टम एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो आपको मृत घोषित कर दिया जाता है। जब डॉक्टर के हम मरीज को ले जाते हैं, अगर मरीज को दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो यही हार्ट बीट को चेक करके बता दिया जाता है कि भाई सॉरी, यह इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। जब तक ये चलता है जब तक हम जिंदा है, जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन हम भी बंद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इससे होता क्या है? वह तंत्र जिसमें शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, हार्मोन्स को पहुंचाए जाते हैं तथा कोशिकाओं से वज्र पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, वही परिवहन तंत्र कहलाता है। तो वह तंत्र जिससे विभिन्न कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन तथा हार्मोन्स को पहुंचाया जाता है तथा वज्र पदार्थ को शरीर से
बाहर निकाला जाता है। शरीर बाहर निकाला जाता है। परिवहन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र कहलाता है। देखिए, वह तंत्र जिसमें शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन तथा हार्मोन्स को पहुंचाया जाता है तथा वज्र पदार्थ मतलब होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो शरीर में अनावश्यक रूप से पड़े हुए हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे वज्र पदार्थ कहते हैं। तो उनको बाहर निकालने में मदद करता है। वही यह सिस्टम है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। अब सवाल अगला है कि यह कितने प्रकार का होता है? यह सभी जंतुओं में अलग अलग प्रकार से परिवहन सिस्टम होता है। सबका सिस्टम अलग अलग है। तो यह टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यह कितने प्रकार का होता है? तो परिवहन तंत्र जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो इसका टाइप है वह है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा जो है वह है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक को कहते हैं खुला परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र, और दूसरा होता है बंद परिवहन तंत्र। तो ये दो तरह के परिवहन तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कभी कभी सवाल इस तरह से पूछ लेता है कि किस जंतु में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, किसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जानवर का नाम देगा और सर्कुलेट सिस्टम पूछ लेता है, तो यह जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप में। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है नलिकाओं तक सीमित न रहकर देह गुहा में मुक्त कर दिया जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, देह गुहा में फैल जाता है। तो इस तरह के परिवहन तंत्र को खुला परिवहन कहते हैं। और यह होता किसमें, जैसे प्राण हो गया, झींगा, आपका कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर हो गया, पायला हो गया, इत्यादि जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यह जो होता है यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जैसे हम लोगों में, टोड में, इस तरह के जंतु में इस तरह का पाया जाता है। तो ये दोनों टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन हैं ये हम लोग जान लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अगला जो टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिवहन तंत्र के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो परिवहन तंत्र के जो अवयव होते हैं, पहला जो इसका अवयव है यह है ब्लड। क्या है? रक्त। क्या है भैया? रक्त। दूसरा क्या है? हार्ट।
हृदय, कहते हैं ना ओ माय डियर हार्ट, वही वाला हार्ट जिसे आप लिफाफा में लिख कर देते हैं हार्ट को। तीसरा जो है वह है ब्लड वेसल्स, ये रक्त जिसके द्वारा प्रवाहित होता है, वही नलिका जो होती है उसी को कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं जो होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं, यहीं पर इसको भी जान लेते हैं। एक होती है धमनी, शिरा, और एक पतली पतली नलिकाएं होती है जिसे कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी। तो एक होती है आर्टरी, और दूसरा होती है वेन्स, और तीसरा होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती है वह पतली पतली होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी वेन से पतली होती है। चलिए अब इसका जो पहला जो वाला भाग है इसको हम जान लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में जानेंगे क्योंकि वीडियो परिवहन तंत्र में कई घंटे का मैराथन के बराबर हो जाएगा। तो ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज a liquid connective tissue। क्या है भाई? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है इसका? इसका कलर होता है रेड। कितना कैसा होता है? इसका कलर होता है रेड। और किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो यह जो हीमोग्लोबिन होती है यह कितनी पाई जाती है? तो यह जो हीमोग्लोबिन है यह 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होता है। अब सवाल है कि ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यह पूरे वेट का 1/30 होता है। कितना होता है? 1/30। पूरे बॉडी वेट से 1/30 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका शरीर में कितनी ब्लड की मात्रा है वह आ जाएगी। तो ये ब्लड की कुछ जानकारी थी। ब्लड कितना पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। अब देखिए ब्लड को अगर हम बांट दें तो ब्लड का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ब्लड को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ब्लड को कितने भागों में बांटेंगे भाई? 2 भागों में। जो लिक्विड भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। यह लिक्विड भाग है। कौन सा भाग है? लिक्विड भाग। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। दूसरा जो है यह है कॉर्पोसल्स। क्या होता है? कॉर्पोसल्स। तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पोसल्स। और यह जो है यह सॉलिड पार्ट होता है। चलिए, जो सॉलिड पार्ट कॉर्पोसल्स होता है इसे
3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो भाग है वह है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी। तो यह कितनी मात्रा में हमारे शरीर में होती है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और इसका रंग रेड होता है। हमने पहले ही जान चुके हैं कि यह इसका रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए, तो आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है जान लेते हैं। जो आरबीसी होती है यह इसका जो लाइफ स्पेन होता है यह होता है 90 से 120 दिनों का। कितना दिनों का होता है भाई? 90 से लेकर 120 दिनों का होता है। क्या होता है? 90 से लेकर 120 डेज का होता है। इसका जो जीवन काल होता है 90 से लेकर 120 दिनों का होता है। अब सवाल है कि यह पाया कितना जाता है। इसका जो मात्रा होता है महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है। महिला में कुछ कम होता है, पुरुषों में कुछ ज्यादा होता है। देखिए कितना होता है। यह जो होता है यह मेल में होता है 5 मिलियन। कितना होता है? यह मेल में 5 मिलियन होता है और फीमेल में जो होता है यह मात्रा कुछ कम होता है, 4.5 मिलियन होता है। ठीक, तो इसकी संख्या ये हो गई। यह इसकी लाइफ साइकिल कितने दिनों की होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा ब्लड है वह है WBC। क्या है? WBC। इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और तीसरा जो हमारा है वह है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है इसे हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। देखिए WBC पुनः 2 भागों में विभाजित होता है। जिस एक भाग को हम लोग, चलिए नीचे जगह है ऊपर हम देख नहीं है ऊपर देख लेते हैं। WBC पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। WBC 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। एक को ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के भी 3 भाग हैं। एक होता है एसिनोफिन, बेसोफिल और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है? एसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट 2 भागों में विभाजित होता है जिसे कहते हैं मोनोसाइट और
लिम्फोसाइट, क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये आपके ब्लड के कुछ बंटवारे थे। इसके बाद हम लोग एक बहुत जल्दी से एक ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को जान लेते हैं, कितना पाया जाता है। ब्लड प्रेशर बीपी, देखिएगा जो हम लोग की बीपी होती है, एक सिस्टोलिक होती है और एक डायस्टोलिक होती है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वह ज्यादा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है कम होता है। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक। तो ये जब पंप करता है तो आर्टरी के थ्रू ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, तो इसका जो दबाव होता है ज्यादा होता है। तो देख लीजिए, तो इस तरह से यह जो प्रेशर होता है 120-30 के आसपास होता है और 80 से 90 के बीच में सिस्टोलिक होता है। तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो यह होता है 120 से 80, यही इसका प्रेशर है। ये पारे के दाब के बराबर होता है, ठीक है। ऐसी। और देखिए ब्लड शुगर की बात करते हैं। देखिए इस ब्लड शुगर का जो टेस्ट होता है यह दो होता है, एक होता है खाली पेट और एक होता है खाना खाने के बाद। तो एक टेस्ट जो होता है बिफोर मील होता है और एक आफ्टर मील होता है। क्या होता है, आफ्टर मील। इसका मतलब एक खाना खाने से पहले टेस्ट होता है और एक खाना खाने के बाद होता है। जो खाना खाने से पहले जो होता है वह होता है 80 से 120 के आसपास, 80 से 120 होता है। अगर खाना खाए, अगर इतना ब्लड शुगर है आपका, तो आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं है। अब देखिए जो खाना खा लेने के बाद यह जो लेवल होता है बढ़ जाता है और यह हो जाता है 120-30, 20-30 के आसपास, मान लेते हैं 30 ले लीजिए, 130 से लेकर 200 तक है तो नॉर्मल है। कितना है, 200 तक नॉर्मल है। अगर इस आंकड़े से ज्यादा होता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको डायबिटीज हो गई हो। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना ही डायबिटीज होता है, जिसे शुगर रोग कहते हैं। तो ये रहा कुछ एक शॉर्ट वे में हम लोग परिवहन तंत्र पढ़े। इसके बाद हम लोग हार्ट की संरचना के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।